नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। संभल में जामा मस्जिद और अजमेर शरीफ दरगाह को प्राचीन मंदिर बताने के दावे से पूरे देश में नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। संभल में सर्वे के दौरान हुई हिंसा और बवाल का मामला अभी सुर्खियों में ही था कि अजमेर शरीफ को मंदिर बताने के दावे वाली याचिका को भी कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया और संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी कर दिया गया। आज चंदौसी कोर्ट में संभल मामले में सर्वे रिपोर्ट पेश होना था, लेकिन रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई, इसलिए अब इसे 8 जनवरी को दाखिल किया जाएगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है और संसद में भी यह मामला रोज रोज गरमा रहा है। कुल मिलाकर इन दोनों मामलों ने देश में धर्म स्थलों को लेकर जारी पुराने और मौजूदा विवाद को नए सिरे से हवा दे दी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इन धर्मस्थलों से उनकी आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए उन्हें इन सभी धर्मस्थलों को लेने का पूरा हक है जिन्हें मुस्लिम शासन में जबरदस्ती हड़प लिया गया था। जबकि मुस्लिम पक्ष और उनके साथ कई विपक्षी दलों की यह राय है कि ये सब देश में विभाजन बढ़ाने की साजिश है। वो इस मामले में 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हैं, जिसमें आज़ादी मिलने के वक्त जिस धर्मस्थल का स्वरूप जैसा था उसमें किसी भी तरीके के बदलाव पर रोक लगाई गई है। हालांकि जिन धर्मस्थलों पर आज़ादी के पहले से ही कानूनी विवाद चल रहे हैं उन्हें इससे छूट है। हम इस वक्त ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या देश को वाकई इस विवाद की जरूरत है। अगर किसी पक्ष के साथ ऐतिहासिक रूप से अन्याय हुआ है तो क्या उसे सुधारा नहीं जाना चाहिए? क्या ऐसे मामलों का निपटारा कानूनी तरीके से ही हो सकता है या आउट ऑफ कोर्ट भी दो पक्षों में कोई समझौता हो सकता है, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए भी कोई बात बन सकती है क्या? तो ये इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ेंगे, क्योंकि ये मामले अब दिनों दिन तेजी से देश में बढ़ते जा रहे हैं। संभल के बाद, संभल का श्री हरिहर मंदिर और जामा मस्जिद का जो विवाद था, उसके बाद हम लोगों ने अजमेर शरीफ दरगाह में देखा और उससे पहले भी इस तरीके के विवाद देश में देखे जाते रहे हैं। काशी में हम लोगों ने देखा, उसके बाद मथुरा में देखा। ये विवाद लगातार चल रहे हैं, जिससे कि एक सवालिया निशान खड़ा होता जा रहा है कि कहीं देश का अमन चैन तो नहीं बिगड़ जाएगा। लगभग देश में 1800 ऐसे मंदिर हैं जहां पर इस तरीके के विवाद हैं। तो हमारे साथ नवरत्न गुप्ता जी जुड़ गए हैं। नवरत्न गुप्ता जी का मैं स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नवरत्न जी, संभल के बाद अजमेर, ये क्या है? अचानक मंदिरों में मंदिर तलाशने वाले याचिकाकर्ताओं की बाढ़ ये कहां से आ गई है? आलोक जी, आप एक बात बताइए, क्या धर्म, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही? आलोक जी, आप एक बात बताइए, क्या अपने धर्म के प्रति अगर कोई व्यक्ति कोई विचार रखता है तो वो गलत है? आप खुद देखिए, आज मैं राम गोपाल जी का एक वक्तव्य सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ये छोटे मोटे वकील, ये छोटे मोटे जो न्यायाधीश हैं, वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं जिससे हमारे शासन प्रशासन में खलबली मची है। क्या जो न्यायाधीश बनता है वो छोटा मोटा होता है? या जो पिटीशन करता अपनी आवाज को उठाने के लिए, अपने धर्म, अपने वजूद के बारे में बात करने के लिए अगर कोई प्रस्ताव कोर्ट के समक्ष लेके आता है तो वो गलत है? आप बताइए, अयोध्या, चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, क्या सबको नहीं पता वहां पर क्या मौजूद था और किसने क्या तोड़ा, क्या उसके ऊपर कार्रवाई की गई? माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो अयोध्या का ऐतिहासिक फैसला आया उसको सभी ने स्वीकार किया। अगर कोर्ट किसी फैसले को लेकर आती है तो उसको स्वीकार करने में हर्जी क्या है? मुझे एक चीज ये समझ नहीं आती, आज रामगोपाल जैसे मूर्ख लोग अगर ये बात बोलते हैं कि जो छोटे मोटे न्यायाधीश ये हरकत कर रहे हैं, बहुत ताज्जुब की बात लगती है। अगर उनके पक्ष में फैसले आते हैं तो न्यायाधीश होते हैं। अगर किसी की याचिकाकर्ता ने कोई पिटीशन लगाई तो उस पिटीशन के लिए वो बोलते हैं, न्यायाधीश को बोलते हैं छोटे मोटे टुच्चे न्यायाधीष। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं के ऊपर, समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर। और मैं बोलता हूँ इनके ऊपर ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी वजह से धर्मों को बांटा जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन इन सब चीजों का विवाद नवरत्न जी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी किया जा सकता है और उसकी पहल मुझे लगता है कि आप लोगों को ही शुरू करनी चाहिए। आलोक जी, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आप एक बात बताइए, अगर कोई हमारी जगह पर आकर कब्जा करेगा
तो क्या हम उससे इंतजार करेंगे कि भाई को हमारे लिए आकर के हमारे हमारे दरवाजे खोले, हमारे लिए दरवाजे खोले, हम आए? माननीय कोर्ट ने, माननीय न्यायाधीशों ने उसके लिए एक प्रस्ताव रखा है, एक प्रारूप है, एक माध्यम होता है। उस माध्यम के हिसाब से आदमी को अपनी बात रखनी पड़ती है, पक्षकर्ता को अपनी बात रखनी पड़ती है। अगर पक्षकर्ता ने उसमें अपनी बात रखी और माननीय न्याय कोर्ट के समक्ष उसने कुछ प्रस्ताव रखे और उसने कुछ प्रूफ रखे, बिना प्रस्ताव और प्रूफों के तो कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता है। आज एक बात बताइए, ये जो आपने अभी बीच में देखा होगा कि इनका एक वक्फ बोर्ड का कानून, वक्फ बोर्ड का कानून क्या है? आपके मकान पर आके कब्जा कर लें, उसके बाद आपको अपनी प्रॉपर्टी वो आपकी है, वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। यही सब चीजें हुई। हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य रहा कि जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले, जो विभाजन, जिनकी वजह से ये विभाजन रहा। आप बताइए, जिस जिन्ना, जिसको जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, जिन लोगों ने देश का विभाजन किया, दोनों बहुत बड़े इसमें महारथी थे जी, जिनकी वजह से ये सब चीजें हुई। जी ठीक है। हमारे साथ भोगेंद्र पाठक जी भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं। भोगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भोगेंद्र जी, मेरा मानना है कि देश को यदि आगे बढ़ना है तो हमें मंदिर मस्जिद के विवादों से निकलना होगा, और जो इस तरीके से अब एक ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के अमन चैन को खराब कर सकता है। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूँगा। नहीं, देखिए, देश को आगे बढ़ना है तो समस्याएं सुलझानी होगी। ये मंदिर मस्जिद का मामला नहीं है, ये सांस्कृतिक मामला है, ये भारत के अस्तित्व का मामला है, ये भारत की सोच, जो वसुधैव कुटुंबकम की सोच है, उसका मामला है। आप इन चीज़ों को बिना सांस्कृतिक उत्थान के देश का उत्थान हो नहीं सकता, बिना आध्यात्मिक उत्थान के देश का उत्थान हो नहीं सकता। आप ये बताएं कि जो व्यवस्था है, जो न्यायपालिका की व्यवस्था है, प्रजातंत्र का तीसरा स्तंभ, उसको, उसकी कोई अवहेलना करे तो क्या वह प्रजातंत्र का मित्र है या शत्रु है? जो न्यायालय कह रहा है वही तो करना है। अदालत की बात नहीं मानी जाएगी। और देखिए, ये तमाम बातें जो है ना, इतनी चीज़ें हैं जो अत्याचार हुए हैं देश की संस्कृति पर, लोगों पर, कितने करोड़ लोग मारे गए इन आतताइयों की वजह से, आक्रमणकारियों की वजह से। और कोई भी धार्मिक स्थल अगर उसका विवाद है, उसका अगर सॉल्यूशन नहीं होगा, उसको सुलझाया नहीं जाएगा, तो वो गुत्थी और बड़ी समस्या बनकर उभरेगी। इसलिए उसका समाधान पूरी तरह से, अच्छी तरह से होना चाहिए। देश का विकास रुक ही नहीं सकता। जहाँ पे लोगों ने अपनी संस्कृति का पतन अपनी आंखों से देखा, वह देश भी गिर गया, वह देश चला गया, वहाँ के लोग चले गए। ये तो धैर्य की बात है, ये तो उत्थान की बात है, ये ऐसी बात है, ऐसी धरातल है जिस धरातल पे देश की नींव और मजबूत होगी। इसलिए ऐसी समस्याएं बाधक नहीं है, ये सॉल्यूशन निकालेंगी, ये सौहार्द बनाएंगी। बस उसका समाधान सही तरीके से हो और बिना हिंसा के हो। जी बिल्कुल। नवरत्न जी, मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं, मोदी जी के नारे को ये चैलेंज करने वाले लोग कौन हैं? क्योंकि मोदी जी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दे रहे हैं। आलोक जी, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आप एक बात बताइए, मोदी जी के नारे पर कहाँ इसमें लोग गलत चल रहे? हमारी भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के वक्तव्य पर, उनके विचारों पर अक्षरशः चल रही है। देश के अंदर अगर कोई भी आपदा आती है, मोदी जी खड़े हैं। देश के अंदर कहीं, आप एक बात बताइए, 2014 में भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पदभार संभाला, 2014 से आज 2024 खत्म होने को आ गया। आप बताइए कितने शांति प्रिय ढंग से ये सब चीजें चल रही है। आप कुछ आपदा, कुछ लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के माध्यम से मोदी जी के विश्वास वाले नारे को, मोदी जी के सबका साथ सबका विकास वाले नारे के ऊपर में अपने क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी का आपने आज का भाषण मैंने अभी का सुना, राम गोपाल यादव जैसे तुच्छ नेता का मैंने भाषण सुना। उसने बोला कि न्यायाधीशों को छोटा मोटा न्यायाधीश, अगर उनके घर में एक न्यायाधीश बनता, उनको पता होता न्यायाधीश बनने की प्रक्रिया क्या होती है,
कितनी मेहनत लगती है, उस परिवार के अंदर दिन रात बच्चे को पढ़ना पड़ता है, जलना पड़ता है। इसलिए वो लोग मोदी जी की व्यक्तित्व को नहीं समझते। मोदी जी ने आज तक, आपने एक बात देखी होगी आलोक जी, जनवरी में जब जो अयोध्या के ऊपर कोर्ट का फैसला आया, मोदी जी ने बोला जो भी फैसला आएगा हमारे देश की जनता को सर माथे स्वीकार होगा। आप बताइए, फैसला आने, अयोध्या का फैसला आने के बाद कहीं पर कोई झगड़ा हुआ, कहीं पर कोई दंगा हुआ, कोई फसाद हुआ? कोई फसाद नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सब लोग वसुधैव कुटुंबकम के बारे में जानते हैं। हर कोई जानता है कि हाँ, ये देश है, ये भारत है, ये एक हमारी हिंदू सभ्यता का देश है। आप बताइए, चाहे काशी हो, मथुरा हो, इसके बारे में कौन नहीं जानता कि काशी में भगवान शंकर का मंदिर था। ठीक है नवरत्न जी, आपके पास आऊंगा। भोगेंद्र पाठक जी, देश में 1800 ऐसी मस्जिदें हैं जहां पर इस तरीके के विवाद हैं, जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन वन बाई वन अगर इसी तरीके से पूरे देश में ये मामले आते रहे तो मुझे तो लगता है कि ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। बिल्कुल देश के लिए यही ठीक होगा। इसलिए जो मुश्किलें हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान एक एक करके ही होगा। आप ये देखें कि जो मंदिर था उसे तोड़ा क्यों गया, उसे ध्वस्त क्यों किया गया? देश के सभी लोग बराबर हैं, हर धर्म बराबर है, हर संप्रदाय बराबर है, हर लोग बराबर हैं, तो बराबरी की बात होनी चाहिए। न्याय व्यवस्था जब तक किसी देश में कायम नहीं होगी, देश आगे कैसे बढ़ेगा? और जो भी कार्रवाई हो रही है वो न्यायालय के माध्यम से हो रही है। इसलिए ये ज़रूरी है देश को मजबूत करने के लिए। और आप देखें, आप नई दिल्ली में आप जाएं तो देखेंगे हुमायूं रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, यही सब देखेंगे। आप कहीं पर महर्षि व्यास रोड नहीं देखेंगे, महर्षि व्यास मार्ग नहीं देखेंगे, कहीं पर युधिष्ठिर मार्ग नहीं देखेंगे। जो नाम हम सड़क का रखते हैं, बच्चे जानना चाहते हैं उनका कैरेक्टर क्या था, उनका चरित्र क्या था, तो सड़कों के नाम भी प्रभावित करते हैं। मंदिर और धार्मिक संस्थाएं भी लोगों को प्रभावित करती हैं। न्याय व्यवस्था कायम होनी चाहिए। अगर अन्याय हुआ है और अभी भी वो कायम है, चाहे वो मिट्टी के नीचे ही दबा हुआ अन्याय क्यों न हो, उसे उजागर करना होगा, उसे मिटाना होगा। तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी सौहार्द भी बनेगा और तभी लोग एक होकर चलेंगे। हर लोग बराबर है, हर संप्रदाय धर्म बराबर है। आपके पास आऊँगा। हमारे साथ प्रशांत जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करूँगा। यदि कोई अदालत किसी मस्जिद के सर्वे का आदेश देती है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहाँ पर मंदिर ही बन जाएगी। फिर सर्वे की बात आते ही ये विवाद शुरू क्यों हो जाते हैं और उन विवादों में आप लोग भी क्यों कूद जाते हैं? आलोक जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद मैं चर्चा में बुलाने के लिए। मैं अपने पूर्ववर्ती प्रवक्ताओं को सुन रहा था, एक क्रमवार उनका जवाब दूंगा। थोड़ा सा समय दीजिएगा। इसको बंद करता है। रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में अयोध्या विवाद को छोड़ करके ये पास हुआ संविधान के तहत और लोकतंत्र से, पार्लियामेंट से, कि अयोध्या विवाद को छोड़ करके 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल जहाँ पे हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, उनके किसी भी कैरेक्टर से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसको 2020 में चैलेंज किया भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक उसमें फैसला पेंडिंग है। अगर ईवीएम पे कोई सवाल उठाया जाता है तो तुरंत ही जिला बेंच फैसला कर देता है। अगर महाराष्ट्र को सरकार बना देती है तो सुबह 4 बजे गवर्नर उसका शपथ दिला देता है। लेकिन अगर किसी भी मंदिर या किसी भी मस्जिद या किसी धार्मिक स्थल पे करना होगा तो तुरंत ही फैसला हो जाएगा, तुरंत ही सर्वे को शुरू बना दी जाएगी, तुरंत एसआई को कर दिया जाएगा, तुरंत पुलिस शुरू हो जाएगी। जबकि हमारे पैतृक संस्था इनकी प्रमुख है मोहन भागवत जी, उन्होंने बोला है कि हर जगह इस प्रकार का प्रयास न किया जाए। और जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिनके बारे में भी बात कर रहे थे, जिनके संबंध ऊपर है, वो भी सबका साथ विकास करते रहते हैं, लेकिन एक कपड़े से लोगों को पहचानने की बात भी करते रहते हैं। अब मैं आता हूँ भोगेंद्र जी के बारे में। भोगेंद्र जी बहुत ही अत्यंत सुंदर, अत्यंत विचित्र और अत्यंत ही कर्णप्रिय बात की आपने कि सभी लोग समान होना चाहिए, सभी लोग का समान अधिकार होना चाहिए। वो समान अधिकार 1947 में संविधान ने दिया आपको। उससे पहले राजा रजवाड़े थे। एक राजा का सैनिक कमांडर मुसलमान होता था, दूसरे राजा का सैनिक कमांडर हिंदू होता था और राजपूत होता था। तब कोई समानता नहीं थी। समानता 1947 में अम्बेडकर और संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान भी है।
जिसको पैसे संस्था नहीं मानती है, वो मानती है मनुस्मृति का लागू होना चाहिए। मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, ज्ञान से, शिक्षा से, उससे प्रगति होगी। अब इसके आगे मैं अपनी चौथी बात पे, जब भीतर क्रांति हुई तब आपने उसका विरोध किया। और अब आता हूँ पांचवी बात पे, आपने बोला कि आप लोग क्यों कूद पड़ते हैं। अरे कोई आपका धुआं जिसमें कूद पड़ते हैं, हम देश की प्रमुख विपक्ष की पार्टी है, और अगर संविधान के तहत किसी भी न्याय या किसी भी वर्ग के साथ न्याय या किसी भी प्रकार का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसकी आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। और एक बात जब मैं बोल रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट में संपर्क का विवाद आ चुका है, तब सेना जी कल उसको अपना वर्डिक्ट देंगे। कल सक्सेना जी के वर्डिक्ट को सुनने के बाद पता चलेगा कि संबंध में न्याय हुआ था, अन्याय हुआ था। जैसे अभी तक सभी लोग बता रहे हैं कि प्रशासन का रिश्ता है, अगर वहां का प्रशासन सजग होता, संवेदनशील होता, तो इतने लोग की भीड़ नहीं जुटने दी जाती। ठीक है प्रशांत जी, प्रशांत जी आपके पास आऊंगा। प्रशांत जी आपके पास आऊंगा। प्रशांत जी, नवरत्न जी, अजमेर के प्रतिष्ठित जज हरबिलास शारदा की किताब, जिसके आधार पर ये चीजें शुरू हुई, उस किताब का नाम है हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। उस पर दावा किया गया है, 100 साल पुरानी ये किताब है, जिसमें दावा किया गया था कि यहाँ पर एक संकट मोचन महादेव मंदिर हुआ करता था, एक ब्राह्मण दंपति रहता था, वो इसमें चंदन लगाता था, ये सब तमाम सारी बातें। मेरा कहना ये है, मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या एक किताब के आधार पर इतना बड़ा दावा किया जा सकता है कि अजमेर शरीफ दरगाह में यहाँ पर संकट मोचन मंदिर था, शिव जी का मंदिर था यहाँ पर, और एक ब्राह्मण दंपति रहता था, उसके बाद वो सब चीजें कहाँ चली गई? आलम जी, में किताब के विषय नहीं, आप एक बात बताइए, भावनाओं का विषय है। अगर वहां पर कोर्ट ने बोला कि आप सर्वे कराएंगे, कठिनाई क्या है? अगर किसी चीज की, जैसे कि एक साथी विशेषज्ञ ने बताया कि अगर सर्वे होता है, हमारे देश में जितनी मस्जिदें हैं, आप मस्जिदें भी, हमारे देश में मस्जिदों का इतिहास रहा है, ये हिंदूवादी देश रहा है, इसकी सांस्कृतिक आप देखिए, सांस्कृतिक हमारी क्या रही, जो ये मुगल आए, मुगल कहाँ से आए, कब आए, इससे पुराना, कितना पुराना हमारा इतिहास है। हम इतिहास की बात करते हैं, अगर 100 साल पुरानी किताब के अंदर में लिखा गया, उन्होंने भी किसी पत्ते के आधार पर वो बात सही होगी। उस समय के न्यायाधीश रहे थे, अगर न्यायाधीशों ने अपनी बात को रखा और किताब के माध्यम से वो बात रखी, तो अगर सर्वे की मांग एक साथी पक्ष हिंदू सेना ने की है, उसमें गलत क्या है, उसमें विवाद क्या है? सर्वे होना चाहिए। सर्वे का तो अगर वहां पर मस्जिद है तो उसको हम स्वीकार करेंगे, हमने उसमें मना कहाँ किया? ठीक नवरत्न जी, ठीक नवरत्न जी, आपके पास आऊंगा। भोगेंद्र पाठक जी हमारे साथ हैं। भोगेंद्र पाठक जी, हिंदू सेना के जिन्होंने ये याचिका दाखिल की थी, वो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता नाम है उनका, उन्होंने अपने दावे में 3 आधार लिए हैं। एक तो पहला कि दरवाजों की बनावट और नक्काशी उनके अकॉर्डिंग ये हिंदू मंदिरों की तरीके मैच करती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ऊपरी स्ट्रक्चर जो है वो दरगाह की तरीके, मतलब उनका कहना यह था कि मस्जिदों वाला ये जो ऊपरी स्ट्रक्चर है वो मस्जिदों वाला नहीं, वो मंदिरों वाला स्ट्रक्चर है। तीसरा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर पानी और झरना है जो हर शिव मंदिर के आसपास होता रहा है, और साथ में ही जिस किताब का भी हम लोग जिक्र कर रहे हैं, उस किताब के बहुत सारे पॉइंट्स भी उन्होंने उसमें दिए हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये आधार पर्याप्त हैं, किसी भी दरगाह, किसी भी मस्जिद को मंदिर मान लिया जाए? देखिए, उन्होंने तो याचना की है न्यायालय से कि ये सब आधार हैं, और इसके आधार पे ये लगता है कि पहले ये मंदिर था। देखिए, पृथ्वीराज चौहान का शिव मंदिर वहाँ पर था, इसके एक नहीं अनेक प्रमाण हैं, और धीरे धीरे सारे प्रमाण सामने आएंगे, शास्त्रीय भी और जो भी पुरातात्विक प्रमाण है वो भी सब सामने आएंगे। और देखिए, ये था ही, ये केवल ऐसा नहीं कि किताबों में एक व्यक्ति ने किताब लिख दी है, ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, और प्रमाण तो सारे मिल जाते हैं। विज्ञान का युग है और उसकी जांच की प्रक्रिया होगी, पहले सर्वे का आदेश तो हो, और देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आप किताबों को जब खंगालेंगे, देखेंगे, और ऐसे गूगल पे भी जाएंगे, तब भी आपको लग जाएगा कैसे वहाँ पे मंदिर बना और कैसे पृथ्वीराज के परिवार के साथ और उसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ। अभी प्रशांत जी बोल रहे थे, अरे सारी सांप्रदायिक समस्याओं की जननी कांग्रेस है। आप देखिए, अभी हाल की बात देख लीजिए, 1991 का जो कानून बनाया कांग्रेस ने, क्या तुष्टीकरण, प्रियंका गांधी जाती हैं वायनाड से चुनाव लड़ती हैं, नई दिल्ली से क्यों नहीं लड़ती? इसलिए कि जिनकी तुष्टीकरण कांग्रेस करती रही है वो लोग वहाँ मतदाता ज़्यादा है। क्यों नहीं हिम्मत होती नई दिल्ली से लड़ने के लिए?
या कहीं वाराणसी या लखनऊ से लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं करती हैं, वहीं जाती हैं। आप ये देखें कि आप अभी हाल का देखें जम्मू कश्मीर का मामला, धारा 370 अभी भी कांग्रेस कह रही कि हम आएंगे तो उसको फिर से लागू कर देंगे। ये है कांग्रेस का तुष्टीकरण, और देश को कमजोर करने में, देश को कम गति से आगे बढ़ाने में कांग्रेस का ही हाथ है। देश का बंटवारा किया और इस बात की व्यवस्था नहीं की कि लाखों लोग मारे जाएंगे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में। जी, डायरेक्ट एक्शन हुआ आजादी के पहले और हजारों लोग मारे गए पश्चिम बंगाल में, लेकिन कांग्रेस ने तब भी देश का बंटवारा किया। इसलिए कांग्रेस को केवल सत्ता चाहिए, और सांप्रदायिक जितने भी सद्भाव बिगड़े हैं जहां जहां, देखिए कितने दंगे हुआ करते थे कांग्रेस के जमाने। ठीक है, इसका जवाब भी ले लेते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में आपके ऊपर आरोप है। प्रशांत जी, भोगन जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनका जवाब भी दे दीजिए, फिर उसके बाद आपसे एक सवाल कर लेता हूं। वायनाड सीट इज रिप्लेसमेंट सीट, ओके। वहां से एक एमपी थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा से वायनाड से लड़ी। जनरल इलेक्शन में 1.5 लाख वोट से आज जीते मोदी जी बनारस से, और 7 राउंड पीछे चल गए। नंबर 2, 1947 से पहले 2 नेशन थ्योरी, हिंदू महासभा और उस समय की मुस्लिम लीग जिसके नेता था जन्ना, उन्होंने प्रपोज की थी, जिसकी बेसिस पे अंग्रेजों ने 2 नेशन थ्योरी को आगे ले जाकर के 19 से 2 राष्ट्रों का निर्माण किया। नंबर 3, 1991 में रिलीजियस प्रेशर ऑफ वर्सेस आज बना, उससे पहले आपने सर्वमान्यता तो आपके मंडल में पहुंच गए हैं। सारे कानून, गलत कानून और तुष्टीकरण के कानून कांग्रेस ने ही बनाए हैं। गांधीनगर से लेकर के अयोध्या तक उस रथ यात्रा के जरिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम और सामाजिक सौहार्द को बांट दिया, जिसको कमंडल जिला। प्रशांत जी, किसी भी धर्म का, समाज के लोग ऐसे नहीं है जिनकी हत्याएं कांग्रेस ने नहीं करवाई। आप देख लें, सिखों की भी करवाई, हिंदुओं की भी करवाई, मुसलमानों की भी करवाई, सबकी करवाई, सबकी करवाई। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सारे 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 जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बता रहे हैं। मैं तो केवल उसको एक संकेत मात्र दे रहा हूं। कांग्रेस को अपनी सोच बदलनी होगी। कांग्रेस को मानना पड़ेगा कि सारे लोग बराबर हैं। अभी जो संभल में हुआ या जो अजमेर में हो रहा है, इसके समाधान की राह क्यों नहीं निकालती कांग्रेस? वैसी बात क्यों नहीं बोलती? जी ठीक है प्रशांत, न्यायालय के पक्ष में ही बातें क्यों नहीं बोलती कांग्रेस? हमेशा तुष्टीकरण, हमेशा तुष्टीकरण। जी प्रशांत जी, अपनी बात कंप्लीट करिए। 2 नेशन थ्योरी सपोज करने वाले लोग, आजादी की लड़ाई में जिसका कोई योगदान नहीं है, वो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं तो हास्यास्पद बनती है। और जो रामायण की बात कर रहे थे, रामायण कंबोडिया में भी है, रामायण इंडोनेशिया में भी है, रामायण तमिल में भी, तमिलनाडु में भी, रामायण श्रीलंका में भी है। रामायण के 36 वर्जन है। कुछ कुछ रामायणों में रावण को राजा माना गया है और राम को दिखाया गया है। आप किस वर्जन को मानते हैं? आप तो वाल्मीकि की बात कर रहे थे। कितने और तक को आप जानते हैं जिन्होंने रामायण की? वाल्मीकि और तुलसीदास को छोड़ के। देखिए, पहले कांग्रेस को समदर्शी बनाइए, कांग्रेस को समदर्शी बनाइए। ठीक है प्रशांत जी, ठीक। जेरूसलम जिसकी राजधानी है, और अगर वहां पे आज तक विवाद चल रहा है, तीनों धर्म लड़ रहे हैं, उसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ रहा है, तो लड़ाई करने पे और अपने नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस तुष्टीकरण से मुक्त हो। वो राष्ट्रीय दल है, उसको तुष्टीकरण से मुक्त होना चाहिए। ठीक, कमेटी बना लेते और दोनों पक्षों को बुला करके बात कर लेते हैं किसके पास जमीन के कागज है, यहाँ पे पहले क्या था मुख्यमंत्री। ठीक है प्रशांत जी, नवरत्न जी से एक सवाल लेता हूँ। नवरत्न जी, जो अजमेर शरीफ दरगाह के उत्तराधिकारी हैं, प्रमुख उत्तराधिकारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि 1950 में एक सर्वे हो चुका है जिसपे स्पष्ट हो चुका है कि ये दरगाह ही है, यहाँ पर कोई भी हिंदू मंदिर नहीं था। आलोक जी, तुम्हें सर्वे होने में कठिनाई क्या है? मुझे इसकी समझ नहीं आती, हल क्या है? अगर मान लीजिए पूरा तथ्यों के आधार पर कोई बात रखी जाती है, तो तथ्यों के आधार पर रखी हुई बात को स्वीकार करने में हर्ज क्या है? हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर माननीय न्यायाधीश के समक्ष अगर कोई वक्तव्य गया, तो उसके ऊपर अगर पक्षकर्ता ने अपना पक्ष रखा कि जी मुझे इस चीज की शंका है, और उन्होंने तथ्यों के आधार पर रखा, हवा में कोई पक्ष नहीं रखा जाता। कोर्ट भी किसी केस की फाइलिंग के लिए बिना तथ्यों के आधार पर उसके सर्वे की जानकारी, उसके सर्वे की अनुमति नहीं देती है। वहां की कोर्ट ने अभी बोला कि 20/12/2024 को दोबारा पुनः सुनवाई की जाएगी। गलत क्या है इसके ऊपर?
अगर किसी पक्षकर्ता ने अपना प्रशांत पक्ष जी, रखा, संक्षिप्त आज में मैंने अगर संक्षिप्त आज में अपना मैंने- जवाब दे आज दीजिए। भोगन जी के पास जाऊंगा, भोगन जी से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। प्रशांत जी अपनी बात खत्म करिए जी। जब रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इन्होंने चैलेंज कर रखा है, सितंबर 2020 से आज नवंबर 2024 आ गई, 4 साल में सुप्रीम कोर्ट में वो अभी विचाराधीन है। उस विचाराधीन याचिका को बेस बना करके काशी में, मथुरा में, अजमेर में, संभल, बहराइच, तमिलनाडु में, आप पूरे देश में क्लेम कर लो कि आपकी ऐसी भावना है, यहाँ कुछ था। मैं एक राजपूत घराने से आता हूँ, मेरा राजपूत घराने का नाम है कालागाकर। कालागाकर रियासत का जो राजमहल है वो एक मुस्लिम आर्किटेक्चर ने बनाया है। तो आप कल को ये आपकी भावना जाग जाएगी कि ये वो तो मंदिर है, वो मुसलमान ने बनाया तो मंदिर है। बैसवाड़ा में भी, बैसवाड़ा के राज ठाकुरों के भी कई सारे घर ऐसे हैं जो मुस्लिम लोगों ने बनाए हैं, तो आपकी भावना जाएगी, ऐसे मेरी भी भावना जाग जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि संभल का 2016 को सीधे सैटेलाइट से आएगा और पैसा पकड़ना आ जाएगा, मेरी भावना जाग जाएगी, मैं भी क्लियर कर दूंगा कि आपके घर के नीचे सोना दबा ठीक है हुआ प्रशांत तो आप जी। क्या प्रशांत जी, करोगे? भोगन जी से एक सवाल लूंगा। भोगन जी, बातों करने से कोई मतलब राजनीति में ऐसी घटनाएं के जरिए जो ध्रुवीकरण का खेल खेला जा रहा है ना, मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों को फायदा होता है। कांग्रेस को अपना फायदा है, दिखता है, कांग्रेस भी इस मुद्दे पर कूद जाती, बीजेपी अपने मुद्दे पर कूद जाती। लेकिन क्या ये सारी चीजें देश के लिए ठीक है? नहीं, देखिए, दलों की बात ही नहीं है। कोई भी दल अपने केवल विचारों से लोगों को प्रभावित नहीं कर सकती। ये तो जनता का है। जनता स्वयं आगे आती है और जनता स्वयं उसका जब तक समर्थन नहीं करती। 500 साल का आंदोलन राम मंदिर का क्या किसी पार्टी ने लड़ा है? आंदोलन तो किसी पार्टी ने तो नहीं किया। 500 वर्ष तक लोगों ने, आम लोगों ने, राम भक्तों ने, इस देश के लोगों ने आंदोलन किया, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंततः राम मंदिर बना। क्या ये प्रशांत जी बताएंगे कि आप कहते हैं कि संभल में हरिहर मंदिर नहीं था, आप कहते हैं कि वहाँ अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का शिव मंदिर नहीं था, ये आप कहते हैं या कांग्रेस कहती है? या मथुरा में केवल भगवान कृष्ण का ही मंदिर था, उनकी जन्मभूमि नहीं है, ये आप कहते हैं? रोग अगर किसी के शरीर में 50 साल पहले घुस गया है तो क्या उसका इलाज अभी नहीं होगा? नहीं होगा तो व्यक्ति नहीं बचेगा। रोग है तो उसका इलाज होना चाहिए, समाधान होना चाहिए, न्यायिक तरीके से, न्यायालय के माध्यम से और सहमति से, आपसी सहमति से भी हो जाए। अन्याय अन्याय है। कांग्रेस तुष्टीकरण की हद करती है। अब भी कह रही है कि अगर हमारी सत्ता आई तो धारा 370 को लागू करेंगे। एक देश में 2 संविधान की बात करती है और ये प्रशांत जी कह रहे हैं कांग्रेस ने बड़ा अच्छा काम किया। बताएं, ऐसे देश चलता है क्या? आप समदर्शी बनिए, कांग्रेस को समदर्शी बनाइए, सब लोग बराबर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समदर्शी बनाना पड़ेगा देश को, तभी देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ पाएगा। फिलहाल वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। भोगन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। मैं दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। रहिए जब तलक इंसान की शान से, वरना कफन उठाइए उठिए जहान से। कहते हैं कि जिंदगी को हिंद की खुशबू बनाइए, आज रिश्ते जख्म पर मरहम लगाइए। कैसा फसाद मंदिर मस्जिद का दोस्तों, हर कदम पे सबको हम सफ़र बनाइए। जी बहुत खूबसूरत। नवरत्न जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। प्रशांत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। भोगन पाठक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। साल 2021 में तत्कालीन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ उनकी तरफ से ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी धर्मस्थल के सर्वे पर रोक नहीं लगाता है, जिसके बाद से कई जगह लोअर कोर्ट ने सर्वे कराने की इजाज़त दी है। इस ऑब्जर्वेशन को दोनों पक्ष अपनी अपनी सुविधा से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसे और अच्छी तरीके से क्लियर कर देना चाहिए, जिससे ऐसे विवादों पर स्थिति साफ हो सके। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।